हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम रूरल डेवलपमेंट को 10 मिनट के अंदर अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें मैं आपको अच्छे से 10 मिनट के अंदर रिवीजन करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। हमारे इंडिया में जो ज्यादातर एरिया है वो रूरल एरिया है और ज्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है वो रूरल एरिया में रहती है। तो अगर आप देश का विकास चाहते हो तो बिना रूरल एरिया को डेवलप करे हुए कंप्लीट नेशन का विकास नहीं हो सकता। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। टुडे रूरल डेवलपमेंट इज स्टिल रिमेन द कोर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अर्बन एरिया में तो बहुत डेवलपमेंट मिलता है, आज भी रूरल एरिया की हालत बहुत खराब है। तो कैसे डेवलप करेंगे रूरल एरिया को? लैंड रिफॉर्म, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है लैंड के रिगार्डिंग उनको रूरल एरिया में ठीक करेंगे। वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जमीनी विवाद। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वहां के लोगों को ट्रेनिंग देंगे। जब एम्प्लॉयज डेवलप करेंगे तभी कारखाने वगैरह बनेंगे और वहां से एम्प्लॉयज वहां पे डिपार्ट होंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में पक्की सड़क आज भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज आज नहीं है, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, बैंकिंग सिस्टम ये है नहीं, तो उसको हम लोग बेहतर करेंगे। गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे एलिवेशन प्रोग्राम है, सरकार को वो लॉन्च करना चाहिए और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए रूरल एरिया में, ताकि वहां के लोग काम कर सके। आज रूरल एरिया के लोग ज्यादातर अलग अलग शहरों में जाके काम करते हैं, तो वहां पे ऐसी सुविधा सरकार को कारखाने वगैरह लगाना चाहिए, बिजनेसमैन को प्रमोट करना चाहिए ताकि वहां पे लोग आए और वहीं पे काम करें, वो लोग माइग्रेट ना हो या फिर ब्रेन ड्रेन ना हो। रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है रूरल क्रेडिट, पैसा चाहिए। और सोर्सेज जो है रूरल क्रेडिट के वो दो है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाइक मनी लेंडर, साहूकार, जिनका मेन बिजनेस ही क्या होता है? लोन देना और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना, अकाउंट्स में मैनिपुलेट करना, परेशान करके रख देंगे अगर आपने इनसे लोन ले लिया। पहले लिया करते थे, अब बहुत कम है, बट रूरल एरिया में आज भी लोग मनी लेंडर से, अपने रिश्तेदारों से इंटरेस्ट फ्री लोन, ट्रेडर और कमीशन एजेंट, ये आपको लोन देंगे और फसल कटने से पहले आपको फोर्स करेंगे कि अपने फसल आप बेच दो और उनको कमीशन मिलता है उसके लिए। अगला है जमींदार यानी कि लैंडलॉर्ड। ये सारे के सारे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जहां से आप उधार लेते हो तो मैनिपुलेशन होगा, अकाउंट्स में धांधलेबाजी की जाएगी और परेशान रहोगे। कोई रिकॉर्ड नहीं रहता यहाँ, ये लोग जो बोलेंगे पावरफुल पर्सन होते हैं, जो बोलेंगे आपको भैया वो काम करना पड़ेगा। लेकिन आज भी रूरल एरिया में जब लोग बैंक से उधार नहीं ले पाते तो इन लोगों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लेते हैं। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जहां से आपको उधार लेना चाहिए। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मिलकर एक साथ आते हैं लोगों की मदद करने के लिए, जैसे सहारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ऑल्दो वो डूब गई पूरी तरीके से। ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो लोगों को उधार देते हैं, उनका पैसा जमा करते हैं और लोगों को मुसीबत में उधार देते हैं, और ये बहुत बड़े स्केल पे होता है फॉर्मल तरीके से। लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म 20-20 ईयर्स के लिए आपके लोन पेमेंट के लिए या फिर लैंड इंप्रूवमेंट के लिए या फिर मशीनरीज के लिए आपको उधार देते हैं। कमर्शियल बैंक्स पता है आपको, रीजनल रूरल बैंक, जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं होते वहां पे ग्रामीण बैंक होते हैं। जिस एरिया में कमर्शियल बैंक नहीं है वहां पे ग्रामीण बैंक होते हैं, छोटे छोटे बैंक। द गवर्नमेंट, सरकार तकावी लोन देती है डिस्ट्रेस सेल के टाइम, डिस्ट्रेस के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे सरकार भी लोन देती है, तकावी लोन 6% इंटरेस्ट पे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड, ये एपेक्स बैंक है, ये चेक करता है कि एग्रीकल्चर और रूरल एरिया का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये भी एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम और माइक्रो फाइनेंस। ध्यान रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली वुमेन्स का ग्रुप होता है जो साथ में आते हैं और हर महीने अपनी सेविंग से कुछ कुछ पैसे निकालकर एक कलेक्ट करते हैं अमाउंट और किसी को देते हैं उधार, ग्रुप के अंदर की महिलाओं को, जो बेसिकली कंजप्शन पर्पस से होता है। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, सेविंग की हैबिट को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इस पैसे से जो इंटरेस्ट मिलता है वो सब में बराबर बराबर बढ़ जाता है। सेविंग की हैबिट बन जाती है, डिपेंडेंसी औरों पे कम हो जाती है और ये लोग अच्छे से जो है वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते हैं और अच्छे से अपना परिवार चलाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, यहां से भी लोग उधार लेते हैं, जो ग्रुप के मेंबर होते हैं उनको उधार मिलता है, लेकिन यहां पे उधार किसी को मिल सकता है कोऑपरेटिव में, यहां पे सिर्फ ग्रुप मेंबर्स को मिलता है। ये बेसिकली कंजप्शन पर्पस के लिए होता है, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है, वुमेन जनरली इनके पार्ट होते हैं। अगला एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे किसानों को ना पहले बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी और उन सारी प्रॉब्लम्स को इस मार्केट सिस्टम ने खत्म किया। जिस आप रॉ आपके टेबल पे, घर पे जो सब्जियां आ रही हैं, जो खाने पीने का आइटम, राशन आ रहा है, वो कहीं से तो आ रहा होगा ना, वहां से निकला आपके पास तक पहुंचा। ये पूरा का पूरा जो रोड है, प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम।
अब किसानों को प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता था, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेड। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स है ना, वो उनको मैनिपुलेट करते थे, गलत वजन उनका करते थे, फॉल्टी वेइंग करते थे, कम दाम उनको देते थे और आगे ज्यादा बेचते थे। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, उनको मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, तो इन्होंने बोला भैया जो है बेच दो। एक्चुअली गांव में क्या होता है, जब अनाज उगता है ना, सारा अनाज ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के, बग्गी में भर के ये लोग ले जाते हैं ट्रेडर के पास। अब ये ट्रेडर को पता है माल लेके आ गए, वापस जाएगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, स्टोर कहां करेगा, स्टोरिंग की कोई प्रॉपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज है नहीं, तो उसका अनाज सस्ते दाम में खरीद लेते थे और वजन भी गलत कर देते थे, और उनको पता भाई मार्केट में बिक नहीं रहा। अब ये हम शहर में रह के किस रेट पे ले रहे हैं उनको तो पता नहीं है, तो सस्ते में अपना सारा अनाज बेच के आ जाते थे, क्योंकि दे डोंट हैव इनफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए मार्केट को रेगुलेट कर दिया। 3 लोग बिठा दिए, एक सरकार की तरफ से, एक ट्रेडर की तरफ से, एक किसानों की तरफ से, और तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे क्या प्राइस सेट किया जाएगा ताकि कोई गलत प्राइस चार्ज ना कर सके। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंप्रूव किया गया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, आपने अमूल का नाम तो सुना होगा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली लार्जेस्ट डेयरी इंडस्ट्री है पूरे एशिया की, और ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग से बना हुआ है। सब लोग मिलकर जो है एक साथ आते हैं और ये फैसला लेते हैं कि भाई जो भी जिनके पास गाय भैंस है वो दूध लाके अमूल को देंगे, अमूल क्या करेगा, वो सारा का सारा शहरों में सप्लाई करेगा और उनको पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे सब लोग मिलके एक काम करते हैं, इससे इनकम जनरेट होती है। गुजरात का लिज्जत पापड़, अमूल मिल्क कोऑपरेटिव, और इससे जो इसमें ऑपरेशन फ्लड भी मिल्क कोऑपरेटिव के अंदर आता है, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन लेके आए थे। इसके बाद जो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो नंबर 1 पे हो गया था पूरे वर्ल्ड में। अगला डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, सरकार डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लेके आई, एमएसपी लेके आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसानों को उनके अनाज का कम से कम दाम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ऊपर वो ट्रेडर को बेचे तो ठीक है। किसान से पूछा गया तुम्हारा अनाज कितने का बना, वो कहता 100 रुपए का। सरकार कहते हैं हम आपको 150 देंगे, आप 150 से ऊपर बेचना हो तो किसी और को बेचो, 150 तो हम देंगे, हम आपको प्राइस की सिक्योरिटी देते हैं कि आपका फसल बर्बाद नहीं होगा। किसान अगर बर्बाद हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग खाने पीने की चीजें वहीं से हमारे पास आती हैं। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आए। सरकार क्या करेगी, उस अनाज को लेके बफर मेंटेन करेगी अपने पास, कहीं सुनामी, कहीं बाढ़ तूफान, कहीं फसल अच्छी नहीं हुई, राशन बांटना, वहां पे इस पैसे का यूज किया जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन बांटने में भी उस अनाज का, पैसे का नहीं, अनाज का यूज किया जाएगा। सरकार खुद ही कहते हैं हम ले लेंगे आपसे अच्छे प्राइस पे, अच्छे दाम में, उसको बोलते हैं एमएसपी। तो ये सारे के सारे मेजर्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए। इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंज, आजकल क्या हो रहा है, किसानों को जो ये सबवे है, बर्गर किंग है, मैकडॉनल्ड्स है, ये लोग क्या करते हैं, बर्गर वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर आलू पेटी चाहिए, उसके अंदर कैप्सिकम चाहिए, उसके अंदर पेपर्स चाहिए, उसके अंदर लेटस चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें ना रॉ मटेरियल ये किसानों को प्रोवाइड करते हैं और किसान से बोलते हैं तुम अच्छे से उगा के हमें दो, हम आपको पैसे देंगे। तो एक सेकंड इनकम का जो चैनल है वो भी किसानों ने यहाँ पे बना लिया है। एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग दैट हैज इमर्ज आर चैनल्स वेयर फार्मर कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। आज किसान डायरेक्टली कस्टमर को भी सामान बेच सकता है, बीच में ट्रेडर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और ये चैनल की अपनी मंडी पंजाब हरियाणा की और राजस्थान की, हदापसर मंडी पुणे की, रितु बाजार जो है वेजिटेबल फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश का, उजावर सैंडीज है तमिलनाडु का, और नंबर ऑफ मल्टीनेशनल और नेशनल चेन्स आर आल्सो जॉइनिंग विद फार्मर्स टू हेल्प देम प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी फार्म प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग सीड्स। उनको सीड देते हैं, इनपुट देते हैं और प्राइस भी देते हैं, और उससे क्या होता है उनका रिस्क खत्म हो जाता है। उनको पता है यार किसानों के पास एक्स्ट्रा इनकम आती है और ये भी सेफ रहते हैं, इनको जिस क्वालिटी का सामान चाहिए वो क्वालिटी का सामान किसान इनको उगा के दे देता है। सिर्फ खेतीबाड़ी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इंडिया इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, इंडिया सब खेतीबाड़ी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा इनकम आए और सिक्योरिटी भी रहे इनकम की। तो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। किसान की फसल अच्छी नहीं हुई तो बर्बाद नहीं होगा, उसके पास कोई और काम भी है, लाइक पशुपालन का, मछली पालन का, हॉर्टिकल्चर का, तो कुछ ना कुछ और करना चाहिए। सिंस मल्टीपल क्रॉप, एक ही जगह पे मल्टीपल क्रॉप उगाया जा सकता है तो प्रोडक्शन भी 10-10 गुना बढ़ जाता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है तो भैया कुछ ना कुछ एडिशनल काम तो करना ही पड़ेगा आपको, ताकि आपको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। इंपोर्टेंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और पेस्ट भी कंट्रोल होता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब इस महीने कुछ और, अगले महीने कुछ और, या फिर 3-3 महीने में कुछ और, या फिर एक जमीन पे थोड़ा और, दूसरी जमीन पे कुछ और, दैट इज कॉल्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अगला है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ये बेसिकली वुमेन्स का ग्रुप है जो कोई भी काम करके सपोर्ट करना चाहती है अपनी फैमिली को। बेसिकली ये क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाती है, यानी जो ये केंचुए, ये जो केंचुए होते हैं ना, जो मट्टी में होते हैं, तो ये मट्टी को प्यूरिफाई करके ना उसकी फर्टिलिटी को बहुत बढ़ा देते हैं, खाद बना देते हैं एक तरीके से। तो अगर ये या केंचुए आपको जहां भी मिल जाए, समझ जाना वहां पे मट्टी जो है ना वो बहुत उपजाऊ है, बहुत अच्छी मट्टी है, वहां फसल पक्का उगेगी, पौधा
पक्का अच्छे से उगेगा। तो ये इसका ही खेती करते हैं और इन फर्टिलाइजर को अलग अलग जगह या खाद को अलग अलग जगह बेचते हैं। इसको बोलते हैं तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। तनवा वाज प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 1980s in Tamil Nadu, train women in latest agriculture technique and in organic farming. It encouraged women to actively participate in raising agriculture productivity and family income. At a farm women group जो है यहाँ पे जगह का नाम है थिरुचिरापल्ली, रन बाई एंथोनियामल, trained women and successfully selling vermicompost, यही है vermicompost, and earning money from this venture. Many other farm women's groups are creating savings in their group by functioning like mini bank through micro credit system, छोटे मोटे उधार देने के लिए अमाउंट के लिए माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, जैसे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप. With the accumulated savings they promote small scale household activity like mushroom cultivation, soap manufacturing, doll making, other income generating activity. There could be similar initiative in your area, your neighborhood, rural area. तो अलग अलग जगह, ये तमिलनाडु की बात है तनवा, लेकिन अलग अलग जगह महिलाएं कुछ ना कुछ गांव में काम करती जरूर है. अगला नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो क्या करना चाहिए अगर खेती बाड़ी के अलावा क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहला पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक फार्मिंग. और लाइव स्टॉक फार्मिंग है पशुपालन, कोई भी पशु आप पाल सकते हो. सबसे बड़ा शेयर है पोल्ट्री का, मुर्गी पालन का एनिमल हस्बेंड्री में सबसे बड़ा शेयर है. तो ये हो गया पशुपालन. दूसरा डेयरी का काम है, जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको बनाना, दूध का काम बेसिकली. तो गाय भैंस बकरी जिनसे भी दूध निकलता है, जो भी जानवर दूध देते हैं, उनको ये पालते हैं और उनको पाल कर क्या करते हैं, ये लोग दूध बेचते हैं. आपको पता है ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसको शुरू किया था और आज वो अमूल के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है. ओके, अगला है फिशरीज, मछली पालन, मछली को पालना. मछली, जो लोग मछली पालते हैं वो लोग, उनकी ट्रेडिशन ही है, उनका पूरा खानदान यही काम कर रहा होता है. वो पानी को मदरलैंड की तरह यूज कर, जमीन और पानी दोनों को बराबर बराबर तरह से पूछते हैं. और इनकी लाइफ जो ना बहुत रिस्की होती है, प्लस ये लोग बहुत गरीब लोग होते हैं, क्योंकि मछली पालन में जान को झोंकते हैं. इनके लोग बहुत ज्यादा अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं इनके बच्चे, और ये लाइफ में जो है ना बहुत स्ट्रगल करते हैं. तो अभी भी हमें इस सेक्टर को ग्रो करने की जरूरत है, सरकार को प्रमोट करने की जरूरत है फिशरीज. तो एक अलग इस साइड ऑफ इनकम मिल जाता है. दिस इज कॉल्ड नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगला है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए है, ट्यूबर क्रॉप्स के लिए है. हॉर्टिकल्चर से अच्छी इनकम जनरेट होती है. बी कीपिंग, और बी कीपिंग जो है वो बेसिकली हनी बी के लिए होता है गोल्डन रेवोल्यूशन. जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन था व्हीट और राइस के लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन था मिल्क के लिए, ये होता है क्लास गोल्डन रेवोल्यूशन. ठीक है, हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए क्या होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन, जहां पे हम लोग हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करते हैं. ट्यूबर क्रॉप जो होता है, फ्लावर्स हो गए, इन सबको प्रमोट करते हैं. और मैंगो, अगर मैंगो की बात करूं तो इंडिया मैंगो बनाना में ना सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में मैंगोज के अंदर, क्योंकि पहला चाइना है, दूसरा इंडिया. तो वो फ्रूट और वेजिटेबल के लिए हॉर्टिकल्चर होता है. अगला है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी होने वाले, कहाँ कितना अनाज होगा, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा कलेक्ट करने का काम करता है, ताकि कहीं फूड इनसिक्योरिटी हो तो वहां पे अनाज पहुंचाया जा सके. तो दीज आर द 5 नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगला है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी करना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का यूज ना करना, बिल्कुल नेचुरल तरीके से. ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस दैट यूज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट. ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज एक्चुअली इनिशिएटेड द आंसर्स ऑफ एनवायरमेंटल सफरिंग कॉज्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, सिंथेटिक फर्टिलाइजर से बहुत एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मिट्टी की फर्टिलिटी खराब हो जाती है. इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए. खाना अच्छा मिलेगा आपको, जो भी मतलब प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नेचुरल होंगे और एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं करेगा. तो फायदा क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल एनवायरमेंट जो है वो यूज करता है, नेचुरल एनवायरमेंट टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड फ्री, ये पेस्टिसाइड फ्री का प्रोड्यूस है, जो भी बनता है, जो भी उगता है वो पेस्टिसाइड फ्री है. एंड प्रोड्यूस इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे, इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता. क्रॉप डाइवर्सिटी कैन बी सीन, अलग अलग क्रॉप आप उगा सकते हो सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर, तो आपको कई गुना फायदा मिलता है. सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली प्लांट हेल्थ की बात नहीं करता, सॉइल हेल्थ की बात करता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, सॉइल एंड इकोसिस्टम. यूजिंग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ग्राउंड वाटर और एयर पॉल्यूशन नहीं होता. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, लोग कैसे उगाएं, कैसे कैसे बेचें, इसका कोई प्रॉपर समाधान सरकार ने बनाया नहीं है. इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि नेचुरल तरीके से उगाया जा रहा है तो खर्चा तो आएगा ही. आउटपुट कम होगी और फूड की लाइफ शॉर्टर होती है. बिल्कुल प्योर नेचुरल है, कोई वैक्स लगाया नहीं, जैसे एप्पल के ऊपर वैक्स लगा देते हैं तो चमकता है, लंबे समय तक टिकता है, ऐसा कुछ नहीं करते. नेचुरल तरीके से उगाते हैं तो
उसकी लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। दैट्स इट। आई होप आपको रूरल डेवलपमेंट में फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन कराया। ये रिवीजन उन बच्चों के लिए जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा हो एक बार और फटाफट एक बार गो थ्रू करना चाहते हैं। बिल्कुल 0 to 10 डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ सारे कॉन्सेप्ट कवर है और फटाफट फटाफट एक रिकॉल के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। अच्छी लगे लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर साथ। टेक केयर, बाय बाय।